सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ है सुमैया रिजवान। आज प्रोग्राम के आगाज़ से कबल बिल्कुल चंद सेकंड्स पहले मैं और सुमैया मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब हमें इस सारे दुख के, इस तकलीफ़ की, इस गम की घड़ी में जब पूरी दुनिया इस सारे मामले में फंसी हुई है, इसमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर अपने साथ रखना है। डरना और घबराना और खौफज़दा होना ये नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि इसके साथ किस तरह से मुकाबला किया जाए ऐसी सूरत हाल में जब पूरी दुनिया मुआशी तौर पर भी परेशान है। सेहत के मामलात हमारे जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो बहुत ही नागुफ्ता हैं कि वहाँ पर किस तरह से इससे निपटा जाए, और हर आने वाले वक्त में एक नई रिसर्च, नई चीज़ जब सामने आती है उसके साथ हम कैसे नबर्द आजमा हो सकते हैं। हम इस तमाम तर सूरत हाल पर आज बात करेंगे सुमैया। जी हाँ मुदस्सर, और रोज़ाना ट्रांसमिशन करने का मकसद भी यही है कि आगाही तो बहुत आपको दी जा चुकी है, वो तमाम तर लोग जिनको आगाही अभी भी मिलना बाकी है उनको आगाही भी दें। ख़ास तौर पर आप लोग के मसाइल पर बात करें, क्योंकि जो क्या है वाकई जो आप सोच रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं सोशल मीडिया पर या फिर उधर उधर, वाकई वो चीज़ें सही हैं भी आपकी ज़िंदगी पर, आप उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो उनके जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल ये है कि जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया तो उस वक्त 29 दिन में 1000 केसेस आए, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है। अब सिर्फ एक ही रोज़ में 1000 केसेस आए हैं, तो अब लोगों को समझना होगा कि घरों में महदूद रहकर ही महफूज रह सकते हैं। आगाज़ करते हैं ट्रांसमिशन का। डॉक्टर शाना हमें ज्वाइन करी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसल अजीज़ खान साहब चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहेंगे। ज़ाहिर लोग खौफज़दा भी हैं, परेशान भी हैं, और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लोग घरों में तो हैं, लेकिन जो लोग मजबूर हैं, जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो क्या करें। सबसे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप सबसे पहले इस वायरस से बच सकते हैं, आप क्या समझती हैं? मेरा ये ख्याल है देखिए, जो हिदायत दी गई हैं अगर उन पे सही तरह से अमल करें लोग तो बच सकते हैं इससे। और जिन लोगों को मजबूरी में बाहर जाना है, जैसे चैनल के लोग हैं, डिफरेंट मीडिया के लोग हैं, अखबारात के भी लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग जो ज़रूरत के वक्त जा रहे हैं, तो उनको ये एहतियात तो बरतनी चाहिए कि वो जब भी घर से निकलें तो उनको चाहिए कि ग्लव्स भी पहने और ये कि मास्क भी लगाएं और अपना सर भी किसी तरह से ढकने की कोशिश करें। और जिन चीज़ों को भी टच कर रहे हैं वो चीज़ें ज़ाहिर है गंदी हो सकती हैं, उनके ऊपर वायरस भी हो सकता है, तो उससे बचाएं। और फिर जब वापस भी आते हैं सारा कुछ करने के बाद, तो वो इन्फेक्ट होके ही आते हैं, क्योंकि हवा में भी मौजूद है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बात करते हैं तो एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में मजबूरन उनको जाना है, कुछ मतलब डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उनको वो तो बेचारे बिल्कुल फ्रंट लाइन में हैं, वो तो बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, उन्हें तो बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत है, पूरा उनको तो प्रोटेक्टिव गियर की ज़रूरत है। लेकिन आप जैसे लोग जो चैनल्स वगैरह पर जा रहे हैं उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे ही घर आएँ तो उनको चाहिए कि वो जूते जो पहन के जा रहे हैं वो भी बाहर उतारें, और वो जो कपड़े ऊपर से जो भी उतर सकते हैं वो भी उतारें, और मेरे ख्याल से शावर भी लेना चाहिए। और अपना जो टेलीफोन है उसके ऊपर भी खास, क्योंकि आपको पता है ना कि जितने जरा एक टॉयलेट बोल में होते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे फोन के अंदर होते हैं, तो उसको भी क्यू टिप से किसी मतलब एंटीसेप्टिक से किसी से साफ करें उसको, ताकि वो आपको इन्फेक्शन आप घर वालों को ना दे सके। तो आपको खुद को तो बचाना है, लेकिन आपको अपनी फैमिली को, अपने तमाम जो साथी हैं उन सब लोगों को भी बचाना है। तो मैं समझती हूँ इतना परेशान तो होने की जरूरत नहीं। अब तो इतने अरसा हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए हैं लॉकडाउन को, ये सारी जो में बताई गई है बचने की, और लोग प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये आगाही नहीं है कि हम किस तरह बच सकते हैं। तो मैं समझती हूँ अगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पे कायम रहें और जो हिदायत की गई हैं उनको फॉलो करें तो हम यकीनन इस वायरस से बच जाएंगे, क्योंकि ये वायरस वैसे बहुत ही फ्रेजाइल है। ये RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA पॉजिटिव पोलैरिटी वायरस है, इसको तो जरा सा अल्कोहल मिलता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है वहाँ से। तो इसलिए बस अगर हम डिस्टेंस रखें, सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखें, इवन घर के अंदर भी अगर हम डिस्टेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक दूसरे को ये इन्फेक्शन नहीं दे सकते। और ख़ासतौर से जो चैनल्स
जितने सारे लोग हैं वहाँ तो आप लोगों को बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, बार बार नई नई बातें हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, कि ये कितनी देर किसी सरफेस पर रह सकता है, क्या चीज़ें, उसके बारे में भी आपसे जानते हैं कि इसकी कितनी ताकत है, ये कितनी लाइफ है। फैसल अजीज़ साहब, इस वक्त जो अमूमी रवैया हम देख रहे हैं लोगों का, उस पर बार बार बात हो रही है, लेकिन दूसरा एक अहम मामला है जिसकी वजह से आज आप भी नोट कर रहे होंगे सड़कों पर रश है, बल्कि पीर से ये रश शुरू हुआ है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रश है। अब एक मामला है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर भी मजदूरी कुछ नहीं है, काम बाहर भी कुछ नहीं है, लेकिन जो हुकूमतों ने वादा किया, हुकूमतों की तैयारी को 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते, और अब ये 4था हफ्ता चल रहा है, तो अभी तक वो जो ऐलानात थे, जो चीज़ें थी, वो हुकूमत कर नहीं पाई है। मैं सवाल कर रहा हूँ इमदाद के हवाले से, वो कहीं तैयारी उस तरह से नज़र और उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे ममालिक जहाँ पे लोगों को बंद करके रखा जा रहा है और उनको कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ तो ये फिर लोग बाहर आएंगे, और अगर ये इस तरह से बाहर आए तो आज 5,000 है, खुदा न खास्ता ये फिर 50,000 हो सकते हैं। मुदस्सिर, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है, और सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जब हुकूमत लॉकडाउन करती है और फिक्रमंद भी होती है कि उन लोगों को जो डेली वेजर्स हैं और वो जो सफेद पोश हैं उनको किस तरह से राशन पहुंचाया जाएगा, और उसके ऊपर फिर हिकमत अमली बनाने के लिए और फिर दानिशमंदी का फैसला करने के लिए और फिर पता नहीं कौन कौन सी जो है वो तुरब खानियों का इस्तेमाल करने के बाद ड्राइंग रूम्स में, कॉन्फ्रेंसेस हॉल के अंदर, मीटिंग रूम्स के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत सारे इजलास पिछले 4 हफ्तों के अंदर देखे। लेकिन असल मामला यह था कि डेली वेजर को पैसे पहुंचाने थे, सफेद पोस्ट को पैसे पहुंचाने थे। मामला यह है कि सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी के हाथ के साथ जब फाइल मूव करेगी तो फिर उसी तरह करेगी, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी ऊपर से आके तरुण खान बैठ जाए, ब्यूरोक्रेसी आगे नहीं बढ़ने देती। और ये ब्यूरोक्रेसी ने चीजों को अटका अटका के बहुत बुरे हाल में पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि अब तक वो जो 12,000 रुपए पहुंचने थे, जिसके लिए SMS करना था, लोगों ने किए 8171 के ऊपर, जिसके ऊपर पैसे भी कट गए गरीब आदमी के, और उससे कुछ 1.5 रुपए जमा भी हो गया। वो पैसे तो मिल गए हुकूमत को, लेकिन राशन, वो पैसे 12,000 रुपए डिलीवर नहीं हो सके। इमरान खान साहब बुरी तरह फेल हो गए ब्यूरोक्रेसी के सामने, और सबसे बड़ा खतरा भी इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेसी से ही, लोगों के मामला है। यही सूरत हाल हमने सिंध में देखी। मुराद अली शाह साहब ने क्या किया, उनकी कामयाबी का एक ही पॉइंट है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साइड पे किया, इंडस हॉस्पिटल के अब्दुल बारी खान को साथ बिठाया, 2 और डॉक्टरों को साथ बिठाया, और उन्होंने बोला भाई ये फंड ले और काम शुरू करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मुख्तलिफ तहकीक हर रोज़ नई एक चीज़ सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि छींकने से, खांसने से ये फैल रहा है। कल जो है वो हमने ये देखा कि ख़त लिखा गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की जानिब से वाइट हाउस को, प्रेसिडेंट को ये कहा गया, उसमें उन्होंने ये लिखा है, चेयरमैन जो उनके हैं डॉक्टर हार्वे फाइनबर्ग, उन्होंने ख़त में लिखा कि ये बातचीत से भी और सांस लेने से भी ये फैल रहा है। तो ये तो ज़्यादा पेचीदगी और ज़्यादा खौफ आना शुरू हो गया है कि अब तो करीब बैठे हुए लोग हैं तो बातचीत कर रहे हैं तो उनसे भी फैल सकता है, सांस कोई ले रहा है तो उससे भी फैल सकता है। क्या ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है? देखिए, मैं इससे पहले कि इसमें आऊँ, मैं आपको बताऊं, अभी जो आप बात कर रहे थे कि जो तरसीद है, यानी इसका हासिल करना और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत मसाइल हो रहेंगे, और इसके अंदर मैं समझती हूँ हमें जो है देखना चाहिए कि हमारी NGOs किस तरह से इसको कर रही हैं। बहुत सारी NGOs अभी जिंदगी ट्रस्ट ने इतने सारे अपने स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को दिया है, और उन्होंने सुबह 5 बजे से आके 7 बजे तक उनको कहा कि कनेक्ट कर लीजिए, और बैग्स बने हुए। तो हो सकता है अगर करना चाहें तो सिंध में जब ये हो रहा है तो उससे जगह हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो आप कह रहे थे कि ये जो इसके ट्रांसमिशन का जो मोड है, वो तो जाहिर है ट्रांसमिशन का मोड तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर आपकी नाक में मौजूद है, आप सांस ले रहे हैं तो सांस आप अंदर भी लेते हैं और बाहर भी लेके आते हैं ना। तो अगर ये मौजूद है तो ये फिर जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो उसमें आ सकता है। फिर आप जब बात करते हैं तो ये बड़ा क्लियरली देखा गया है, बड़े पावरफुल कैमराज इस्तेमाल करके, कि 2 लोग बैठ के जब बात करते हैं तो काफी सारा एरोसोल प्रोड्यूस होता है, तो आप एक दूसरे को वो दे सकते हैं। इसी तरह से जाहिर है छींकने का तो आपको पता है, वो तो कई फीट तक पहुंच जाता है जब आप छींकते हैं। तो खांसने और छींकने का इंतजार न करें। और दूसरे ये जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है, पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में यही हाल है कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको इन्फेक्शन है, उनको कोई भी सिम्टम नहीं है,
तो हर आदमी को ये समझिए कि हो सकता है कि उसके पास हो, इसीलिए कहा जा रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, जो लोग कैरियर साबित हो जाते हैं, जिनकी आपने बात की कि जिनको सिम्टम्स ही नहीं होते और ये वायरस उनमें मौजूद होता है, अब हमें कैसे मालूम कि कोई शख्स जो हमारे साथ मौजूद है या हम उससे बात कर रहे हैं और उसके अंदर ये वायरस मौजूद है, तो किस तरह बचें और लोगों को बचाएं उससे? नहीं तो लेकिन आपको तो नहीं मालूम, इसीलिए तो आपको कहा गया कि आप तमाम चीजें जो बताई गई उसको ऑपरेटिव रखें, कि आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कवर करके बात करें। मतलब अगर बाहर हैं आप, अगर आप घर में हैं तो दूर रहेंगे। जब आप डिस्टेंस रखेंगे 3 फीट का या 6 फीट का, तो यकीनन वो एरोसोल वहां तक नहीं पहुंच सकता बात करने से। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त तो हर शख्स, हर दूसरे शख्स को समझता है कि ये कोरोना वायरस इनके पास हो सकता है और मुझे इससे बचना। तो डॉक्टर साहब, ये करें कैसे? देखें, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ऑफिसेज होते हैं, कुछ ऐसा काम होता है जिसमें इतना डिस्टेंस बरकरार नहीं रखा जा सकता। आप करीब करीब बैठकर भी काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर क्या करें? अगर हमने मास्क लगा लिया, ग्लव्स पहन लिए, तो फिर आंखों पर चश्मा भी लगा लें, ग्लासेस लगा लें, ताकि इससे बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सो कि आप हाथों में ग्लव्स पहन लें, मास्क लगा लें और अगर चश्मा भी लगा लें तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कोई चांसेस नहीं होंगे कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो सारा एरोसोल जा सके जिससे कि आप पॉसिबली इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें अभी तक हम लोगों ने प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, दैट इज द आंसर फॉर ऑल दिस, यू नो। एक तो टेस्टिंग और सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमारे यहाँ अब जो आप अभी कह रही थी कि हमारे यहाँ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया, 1000 केसेस आ गए। मसला ये है सारे दुनिया में लोग तैयार नहीं थे, वो समझते थे चाइना में रहेगा वहीं से चला जाएगा, सार्स भी चला गया था वैसे तो 95 कंट्रीज में, लेकिन हमने तैयारी नहीं की, हमारे पास किट्स नहीं थे, रिएजेंट्स नहीं थे। तो अब शुक्र है कि हमारे पास टेस्टिंग थोड़ी बेहतर हुई है। अब तक तो सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ 25,000 शायद मेरे ख्याल से टेस्टिंग हुई है और अब शायद कैपेसिटी बढ़ी है, तो वो टेस्टिंग जो हो रही है उसकी वजह से ये नंबर आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं है कि रोजाना इन्फेक्शन हो रहे हैं। अगर 7,000 लोग आपके यहाँ तबलीग से 7,000 आए हैं जायरीन और उनको आपने टेस्ट ही नहीं किया है, उनको क्वारंटीन में रख दिया है, तो उनमें से एक इन्फेक्टेड था, उसने और बहुत सारे लोग को इन्फेक्ट कर दिया, जैसा कि मैंने बताया कि अभी बातचीत करने से भी ट्रांसफर हो जाता है। तो टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। और दूसरा एक जरूरी है कि देखिए RT-PCR जो है वो बहुत महंगा टेस्ट है, तो जो लोग अगर उनका ये जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है वो करके अगर हम मालूम कर दें कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी इम्यून है इससे, तो हम वाकई में काफी इसको कम कर देंगे। हम महंगा वाला टेस्ट कम करना पड़ेगा और ये टेस्ट अप्रूव कर दिया है FDA ने भी और ये इस्तेमाल भी हो रहा है। तो कम से कम हम वो लोग तो आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिनमें ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होने के बाद कुव्वत मुदाफियत बन चुकी है और उनके पास स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। सही, ये चीज देखने बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस पे हम बात करते हैं। आपने अच्छा टेक्निकल ये एक पॉइंट उठाया। फैसल अजीज साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, एक तो आप बात उस वक्त कर रहे थे और जो आप बात कर रहे थे उसी पे गवर्नर पंजाब की भी वो बात हमने लाइव कट भी किया। एक तो मैं चाहूँगा आप बात मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा, टेस्टिंग के हवाले से मैम ने बड़ा अच्छी बात की है कि हमारे पास वैसे कल जो डॉक्टर अताउर रहमान बता रहे थे कि पाकिस्तान में कैपेसिटी ही 3,000 लोगों के रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की है। तब 3,000 टेस्ट कर रहे हैं तो फिर भी हमारा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी इसी लिहाज से तो हम तो अगले जो 20 दिन है उसमें हमारा नंबर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो लॉकडाउन 14 तारीख को ख़त्म भी एक जानिब हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारा मसला यह है कि भूखों तक राशन पहुंचाएं और जो हुकूमत ने वादे किए हुए हैं उसे पूरा करें, लोगों तक पैसे पहुंचाएं, जिसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी रोजाना गुफ्तगू करने में नजर आ रही है और वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे और मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा और वगैरह वगैरह ये सब कुछ। दूसरी तरफ फैक्ट्रीज जो है पूरे पाकिस्तान की 92% फैक्ट्रीज जो हैं वो पंजाब और सिंध के अंदर हैं। वहां जो पहली सैलरी थी वो जा चुकी है, अब वहां से नौकरियों से निकाला जा रहा है, सफेदपोश नौकरियों से निकल रहे हैं। जाहिर है फैक्ट्री के पास काम नहीं तो वो कैसे सैलरी देगा। तो दूसरा महाज भी हुकूमत के लिए खुल गया है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा और उसके लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था उस वक्त कि मुराद अली शाह साहब ने ब्यूरोक्रेसी को साइड पे रखा और उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर जो स्पेशलाइज्ड लोग थे प्राइवेट सेक्टर के उनको आगे बढ़ाया और उनके जरिए काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से सिंध हर चीज के अंदर हमें आगे नजर आया। तो पॉइंट ये है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लेने की जरूरत है जो कि नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक इंतशार किसी कैफियत है और आगे बढ़ सकती है।
तो ये अगर इसके ऊपर स्टेप नहीं होंगे, अगला महीना रमजान, यानी पहले 2 हफ्ते थे लॉकडाउन की, हुकूमत ने ना कोई SOP बनाई। आप कुछ सनतों को, कुछ सेक्टर्स को खोलने की मुराद अली शाह साहब ने बात की है, लेकिन ना हमारे पास कोई SOP है, ना हमारे पास कोई तरीक़ेकार है। अगर हम खोलते हैं और ये फिगर्स बढ़ना शुरू होते हैं तो हम काबू कैसे करेंगे? फिर कितने मुहाज पे लड़ेगी हुकूमत? सुमैया, इस वक्त 26 तारीख से पाकिस्तान में सीन शुरू हुआ है। पहला केस आप डेट्स वाइज देखें, हर लॉकडाउन के बाद, हर वीक के बाद पाकिस्तान में मल्टीप्लाई होता गया है। इस वक्त हमारे पास जो केसेस हैं, अगर हुकूमत ने सही स्टेप नहीं लिए, हम बहुत खतरनाक सिचुएशन में हैं। इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में कि हमारे लोग तो एक तो शऊर का मुजाहिरा नहीं कर रहे, दूसरा वो भूखे हैं, तीसरा हुकूमत एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रही है, चौथा सूरत हाल ये है कि हमारे त्योहार सामने खड़े हुए हैं। आज शब बारात है, लोग नहीं मानते और लोग बाहर निकल रहे हैं। फिर रमजान आ जाएंगे, लोग नहीं मानेंगे, फिर ईद आ जाएगी, लोग नहीं मानेंगे। तो लोग उस वक्त मानेंगे जब हुकूमत अपनी बात कही हुई इम्प्लीमेंट करेगी। हुकूमत ने जो कहा है वो करेगी, हुकूमत वो कर नहीं पा रही। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक सर। ये तो पाकिस्तान से बाहर भी ये फैसला प्रोग्राम आ रहा है कि आज ही की जो खबर है कि UAE के अंदर 10,000 सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो अपनी नौकरियों से फारिग हो गए हैं और उनको वहाँ से वो 35,000 के करीब है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। इतने ज़्यादा लोगों को किस तरह से डील किया जाएगा, ये बहरहाल एक अलग से मसला खड़ा है कि बैरून मुल्क नौकरियाँ जो ख़त्म हो रही हैं वो भी पाकिस्तान वापस आने के मुंतज़िर बैठे हुए हैं। ये एक अलग से मसाइल हुकूमत के लिए खड़े हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए एक अलग मामला है। हम इस पर मज़ीद भी बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है कि यहाँ पर टेस्टिंग के हवाले से लोगों में मामूली नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, खौफ हो रहा है कि खांसी हो गई, नज़ला हो गया है तो वो इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। लोगों का फौरी तौर पर यह जाता है कि ये शायद हमें कोरोना है। अब वो चाहते हैं टेस्ट होना, टेस्ट की हमारी आगे कैपेसिटी नहीं है और ख़ासतौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ तो फिर भी कोई सहूलत है। छोटे शहरों में लोग बैठे हैं जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त भी बड़े शहरों से हुई है, वो लोग तो बिल्कुल परेशान है। तो वो किस तरह से फिर ये अपने आप को ये समझें कि ये हमारा ये टेस्ट नहीं हो सकता, या हम इन्फ्लुएंजा के शिकार हैं, या हम फिर कोरोना वायरस के शिकार हो गए? हाँ, देखिए ये जो हमारे सबर्ब्स हैं, मैं आजकल वाइस चांसलर हूँ सवाबी विमेंस यूनिवर्सिटी की, तो मैं अभी सवाबी से बाय रोड आई हूँ। तो मैंने देखा कि जो इंटीरियर सिंध के अंदर तो लोगों के पास आगाही नहीं है कि कोई फैला हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है। तो वो तो ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो अच्छा है कि उन्हें नहीं पता, तो उन्हें खांसी हो रही है तो वो टेस्ट कराने नहीं जा रहे। लेकिन अर्बन शहर जो सिटीज है, मतलब अर्बन एरियाज में लोगों को इतना सा नज़ला जुकाम होता है तो उसको वो समझते हैं कि शायद वही हो गया। इतना खौफ तारी है लोगों के ऊपर। तो इसलिए अभी जो टेलीमेडिसिन की शुरू हुई है ना एक्टिविटी, के लोगों ने कोशिश की है कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक जगह पॉइंट टेकन। मैम आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जाहिर है अभी हम यहाँ पर जो सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत ये कह चुकी है कि अब सेक्टर्स कुछ खोलने हैं, सनतें किस तरह खोलनी है। आज शब बारात भी है, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमें कॉल पे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर अब 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर गया, तीसरे हफ्ते में हम दाखिल हो गए लॉकडाउन के। सिंध हुकूमत क्या सोच रही है? SOP वगैरह कब तक बनाई जाएगी? अब अगर सेक्टर्स खोलने का सोच चुके हैं आप लोग तो? पहले तो ये जो हफ्ता है अभी से जो शुरू है 14 तारीख तक तो मजीद सख्त लॉकडाउन करने के लिए जा रहे हैं। सही है। जो लॉकडाउन था उस पर कई जगह से पहले तो सही आ रही थी रिपोर्ट्स, बाद में 2-3 दिन से था कि लोग ज्यादा वायोलेशन कर रहे हैं और उसको इजी ले रहे हैं। तो अभी ये दिन 14 तक तो बहुत सख्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ SOPs बनाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो कारोबारी इदारे हैं, इंडस्ट्रीज हैं या मार्केट्स हैं, दीगर और भी चीज़ें किस तरह उनको लॉकडाउन के बाद खोला जा सकता है। अगर एकदम सब चीज़ें 14 के बाद खुल जाती हैं 15 को, तो आप फिर बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि ये वायरस ज़्यादा जो है वो फैल जाएगा। तो उसके तरीक़ेकार बनाते हुए और वो करें। आज मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जितने भी वजीर आला साहिबान हैं या दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो मैं अभी जा ही रहा हूँ CM हाउस। अभी चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग करके हमें बताएंगे कि उस पर क्या तय हुआ है। तो मजीद फिर आपको उसके लिए अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त तो यही है कि ये हफ्ता मजीद सख्त लॉकडाउन है। और आपके तवज्जुह से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे कि आज बड़ी रात है, बाबरकत रात है, और इस
बाबरकत रात की बरकतें समेटें, घरों पे रहें, इबादतें करें, दुआएं मांगें अपने मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए भी, मुल्क की बेहतरी के लिए भी और इस वायरस को ख़त्म करने के लिए भी। अर्शद साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पर आपने आज शब बारात के इज्तिमात हों या ईस्टर है वगैरह तमाम पर जो नोटिफिकेशन भी जारी होगा, किसी किस्म का कोई इज्तिमात नहीं होंगे। चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, लोगों का ऐलान किया गया था कि उनके घरों तक राशन पहुँचाने का, जो इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन है, सिंध हुकूमत खुद भी कर रही है। दूसरा, वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर लोगों के जो माली मदद है वो किए जाना था, वो कहाँ तक पहुँचा है? उसका मैकेनिज्म मुकम्मल हो गया है? लोगों तक वो तरसील शुरू हो गई है? उसके बारे में आगाह कीजिए। नहीं, उसमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जारी है, फलाही इदारों के साथ भी और ख़ुद गवर्नमेंट की तरफ से भी, और बहुत सारे लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ सामने आ रही थी कि वही जिस चीज़ से बचा रहे थे लोगों को वो वहाँ पे हो रहा था और रश लग रही थी, लाइनें लग रही थी, और कहीं पे अगर स्पॉट दिखा दिए जाते थे कि कुछ 100-200 लोग जी बड़ी लाइन में खड़े हैं बड़े डिस्टेंस से, लेकिन उनके पीछे जहाँ से आते वहाँ पे बहुत रश होता था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उसका भी एक पूरा तरीक़ेकार बनाया है कि जिसने भी राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो इंतज़ामिया की मदद से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, रेंजर्स और पुलिस के जो अफसरान हैं, उन्होंने बहुत सारी SOPs बनाई हैं कि किस तरह लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वही सेम प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट ने भी शुरू करना चाहा, और 10-12 दिन से हम लोग काम कर रहे थे। थोड़ी सी उसमें हर्डल्स आ रही थी, कभी नादरा की तरफ से, कभी PTA की तरफ से। तो अब यही है कि इसी प्रोग्राम में हम भी शामिल हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का है। इसमें हमने एक गुजारिश उनसे की है क्योंकि जो हम प्रोग्राम ला रहे थे उसमें जो SMS कर रहे थे या जो लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे उनको वो अखराजात इस वक्त सुना है कि उनकी डिडक्शन हो रही है, तो वो भी एक छोटा सा अमाउंट बनता है। जहाँ अरबों रुपए की बात है वहाँ पे अगर 2-4 करोड़ रुपए वो भी अपने जिम्मे ले लिए जाएं तो ये फ्री सर्विस के लिए हमने कहा है, और मुझे अंदाजा है कि उस पर शाह साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि कुछ प्लान करने में हमसे हुई है गलती। अब अगर आप इस चीज़ को सही करने जा रहे हैं तो कितना टाइम मजीद लगेगा, क्योंकि लोग भूख से बहुत परेशान हो गए? बिल्कुल, हमें इस बात का अंदाजा है और ये बड़ा तकलीफ फैसला था, हमने खुशी से नहीं किया, लोगों की बेहतरी के लिए किया। अचानक एक वायरस आया जिसकी वजह से ये इकदामात लेने पड़े, और जाहिर है इस लिहाज से तैयारी हमारी नहीं थी, और डेटा भी अवेलेबल जो है वो ना NDMA के पास है ना PDMA के पास है, और ये गलती रही है जिस पर अब काम हो रहा है कि डेटा हो तो हर देखिए एक डेटा हमारे पास था ज़कात उशर के लोगों का जो 1 लाख के करीब फैमिलीज थी सिंध में, उनको फौरी तौर पर 6-6 हज़ार रुपए उनके घरों तक पहुंचा दिए गए। अच्छा, तो अब ये डेटा जो बन रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर सबको मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ नहीं मिला जरूर है, लेकिन जाहिर है बहुत सारे इलाके रह गए होंगे, और खास तौर पर वो सफेद पोश लोग जो किसी लाइन में नहीं लगते, हाथ नहीं फैलाते, किसी जगह नहीं जाते, वो इस वक्त उनका हमें सबसे ज्यादा एहसास है कि जो रोजमर्रा की जो दिहाड़ीदार थे, जो लोग रोज कमा कर खाते थे, कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। तो तकलीफ जरूर हुई है जिसकी माजरत भी करते हैं, लेकिन अब सब उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये इशू असल टारगेट भी वही लोग होने चाहिए। शाह साहब, हमारे साथ हमारी मेहमान डॉक्टर शाना उरूज है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही। जी डॉक्टर साहब। ऐसे शाह साहब क्योंकि अभी मीटिंग में जा रहे हैं तो हमारी प्लानिंग जो है जरा आगे की होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जुमे के इज्तिमात के अंदर कितने मसाइल हुए हमें, और आज भी जो हमारी शब बारात है इसमें देखिए अल्लाह ताला बेहतर करे कि लोग सही समझ जाएं और ना जाएं तब। लेकिन आने वाला महीना जो है वो तो तरावियों का महीना है, तरावी होगी, उसके लिए कोई मेरा प्रोग्राम चौक आउट करने की जरूरत है कि लोग तरावी पढ़ने जाना चाहेंगे मसाजिद में, तो उसके लिए कुछ करें कि टीवी के ऊपर किसी तरह मौलाना नजर आ जाए, कुछ वो पढ़ते हुए कुरान शरीफ। जी शाह साहब, ये कोई है प्लान, कुछ सोच रहे हैं आप लोग इस बारे में? बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा है कि इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। एक और भी मैं अर्ज करता चलूं, शेयर भी कर लूं आपसे कि उलमाए किराम जो हैं, तमाम मकातब फिक्र के उलमाए हक जो हैं, वो इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं।
उन्होंने सबसे कहा है कि इस वायरस से बचने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइजरी है उस पर अमल किया जाए। आपने देख लिया कि 95% अमल हुआ था जुम्मा तुल मुबारक के इज्तिमात में भी, और कम लोग रहे 3 से 5, कुछ जगह पे हुई थोड़ी बहुत इश्यूज हमें आए, लेकिन आइंदा अब वो नहीं आएंगे और रमजान शरीफ तक अल्लाह करेगा इस वायरस से खात्मा हो शाह साहब। लेकिन एक चीज है, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ, सिर्फ इजाफा भी कर लीजिए डॉक्टर साहबा के ये जो तरावी के हवाले से अभी बोल जो है वो अपने रोजाना 5 वक्त नमाज जो है बाजमात का एहतमाम किया जाता है, वो टीवी के जरिए कि पूरा पाकिस्तान उसमें शामिल हो सकता है, ये एहतमाम अभी किया। अगले आने वाले वक्त में ये भी कोशिश करेंगे कि तरावी का भी एहतमाम इस तरह से हो। जी सवाल कीजिए। शाह साहब सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि पहले जो 2 हफ्ते थे टेस्टिंग उस तरीके से नहीं की गई, अब जो लॉकडाउन आप लोग कर रहे हैं, आपने कहा 14 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन है, टेस्टिंग को कितना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही एक वाहिद हल है जिसमें आप लोग पता चला सकते हैं कितने वायरस का शिकार हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि असल इशू यही है। ये जो नंबर्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं ये इसलिए हतमी नहीं है कि हमने तो टेस्ट किए ही नहीं इतने जी, तो बड़ा एक वो है, इस पर क्वेश्चन मार्क भी है और बहुत इसके खतरात भी लाहक हैं कि बहुत सारे लोगों में ये वायरस फैल चुका होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 26 तारीख से सिंध गवर्नमेंट, मुराद अली शाह साहब ने इस पर काम शुरू कर दिया था। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि इस पर प्रॉपर लॉकडाउन किया जाए, जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं एयरपोर्ट पर इंतजामात रखे जाएं, वो प्रॉपर सही थे। और हम लोग इस वक्त सिर्फ 2 जो हैं ग्रुप उनको तो टारगेट कर लेते हैं कि जी ईरान से आ गए ज़ाहिरीन जो पाकिस्तान से आए हैं, या जी अभी हम लोग कर रहे हैं कि ये जो हमारे तबलीगी जमात के भाई लोग हैं इन पर। लेकिन ये जो लाखों लोग बाय एयर आए और जिनकी वजह से अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से आए, उनकी वजह से जो ये वायरस फैला है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त हमारे पास हतमी कोई नंबर नहीं है, टेस्ट की फैसिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसमें इश्यूज जरूर हैं कि हमारे पास वो टेस्ट किट इतनी मिकदार में मौजूद नहीं है। स्टार्ट में तो सिंध में सिर्फ 80 की कैपेसिटी थी, अब हमने लेबॉर्ट्रीज कायम की हैं जो डेली की बुनियाद पर कोई 2,500-3 हज़ार टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त हम कर जो रहे हैं वो 600-700 से ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर्स हमने रिप्लेस किए हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने भी हमें कहा है कि वो हमें सपोर्ट करेगी। इसी तरह पूरे मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेंगी और सबने खुद भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं इम्पोर्ट करने के। पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज है, तो इसी वजह से इनके आने में थोड़ी दुश्वारियां हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि लोग घरों पे रहें, महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। वो एक पहले होता था, किसी का बड़ा मशहूर एक जुमला होता था कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो डर गया वो बच गया, वो बच गया। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, एहतियात करें। इस पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि कोई मैकेनिज्म ऐसा कीजिए कि अभी शिकायत हो रही थी कि लोगों को सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सामान आपसे 6-6 मरतबा लेके जा रहे हैं। अभी आप टीवी चैनल पे देख रही थी कि एक साहब इतना सामान उनके पास इकट्ठा हो गया कि वो बेचने के लिए आए हैं, बाकायदा कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब ये मसाइल भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही जी, ये बिल्कुल है, बहुत इशू है ये, बिल्कुल ये बार्टर चल रहा है आजकल तो कि सामान। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ वज़ीर इत्तला मौजूद थे, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। फैसल अजीज़ साहब आपने गुफ्तगू भी सुनी है कि खुद कहा जा रहा है कि 600 के करीब शाह साहब कह रहे टेस्ट हम कर रहे हैं कैपेसिटी, और फिर जो किट्स हैं वो चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं। हम तो अपने सेहत के मामलात में सहूलियात के हवाले से बहुत पीछे का मुल्क हैं और लोग अब भी घरों में नहीं बैठ रहे हैं। ये टेस्टिंग बढ़ेगी नहीं तो नंबर मालूम नहीं होगा, नंबर मालूम नहीं होगा तो फिर हमारा तो हर हफ्ता 2 हफ्ते बाद लॉकडाउन मजीद बढ़ता जाएगा। लेकिन हम इस वक्त जो है वो जिस पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं वहां से ज्यादा केसेस आगे निकलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इक़दामात लिए, लेकिन इस वक्त भी हम कोई उन इक़दामात की वजह से महफूज सूरत हाल में नहीं है। हमारे नंबर्स पर वीक बढ़ते गए हैं। अब मामला यह है कि जब हुकूमत खुद कह रही हो, और जाहिर है हमारी यहाँ सेहत का निजाम उस तरह से मजबूत नहीं है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आई है कि पाकिस्तान इस कोरोना वायरस के सानहे के साथ साथ अपना हेल्थ का सिस्टम मजबूत कर ले, लेबोरेटरीज बना ले, हॉस्पिटल्स अपग्रेड कर ले, ट्रेनिंग के मामला को अच्छा कर ले, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये बहुत ज्यादा है। टेस्ट वाला नारा सारी दुनिया में लग रहा है, पाकिस्तान में अगर हो रहे हैं तो ये नाकाफी है।
टेस्ट होंगे, मसले आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं मुदस्सिर आपको बताऊं, टेस्ट वाली चीज हमारे लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली और आखिरी चीज हमारे लिए लोगों तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, पैसे देना। उनको घरों में रखने के लिए जरूरी है कि आप पहले उन्हें पैसे दें, उन्हें राशन दें। जो वादे हुकूमत उन्हें किए हैं वो उसको डिलीवर करने के लिए आगे बढ़े। अगर डिलीवर नहीं करेंगे लोग, आप उसको नहीं घर में रोक सकते। अगर इसका घर के अंदर बच्चा रो रहा है, वालदा रो रही है, बीवी के अंदर मसले मसाइल हैं और टेंशन है, घर के अंदर खाना पीना नहीं है, तो बंदा कैसे रुकेगा अंदर। घर में रखना है, राशन दे और वादे पूरे करें, उनको पैसे। अच्छा फैसल साहब, एक चीज और भी है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सिर्फ राशन किसी का मसला हल कर सकता भी नहीं है। अगर हमारी इतनी बड़ी आबादी है, वो किराए के मकानों में रहती है, मालिक मकान किराया मांग रहा है, उनको यूटिलिटी बिल्स अदा करने हैं और बच्चों की स्कूल्स की फीस देनी है, तो अगर ये लॉकडाउन इस तरह चलता रहा तो लोग क्या करेंगे? लोग तो ज़हनी तौर पर पागल हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर, सड़कों पर नहीं आएंगे तो? लोगों के पास यही मसाइल है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, जो हुकूमत ने पहला ऐलान किया था आज से 3-4 हफ्ते पहले, वही डिलीवर नहीं हुआ है। जब पहला डिलीवर नहीं हुआ तो जो आप बातें कह रही हैं, जिसमें बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीसें, ये तमाम मामला कौन करेगा और कैसे करेगा, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। फैक्ट्रीज के साथ बैठने को तैयार नहीं है। SOPs बना के दुनिया भर के अंदर फैक्ट्रीज खुल गई है, वो अपना सिस्टम चला रही है। ये डॉक्टर साहब, आपने भी एक अफसोसनाक ये खबर भी सुनी कि एक और मरीजा जो है वो चांबाक होगी। एक सवाल बड़ा यहाँ पर हो रहा है कि ये 32 साल कोई ज़्यादा एज भी नहीं है, बहरहाल उनको मरज़ था, गुर्दों का आर्जा भी था, लेकिन इम्यून सिस्टम पर बार बार बात हो रही है। इम्यून सिस्टम अच्छा होता है जिसका, वो सरवाइव कर जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसी में हॉस्पिटल से हमारे मीडिया के कुछ 3 दोस्त हैं, वो ज़ेर इलाज थे, तीनों को नेगेटिव दोबारा टेस्ट हुआ, हो गया, वो वापस भी आ गए हैं। इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है डॉक्टर साहब? इम्यून सिस्टम को जो मजबूत करने की तरीका है, तो देखिए एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है कि आपको वैक्सीन दिया जाता है या इन्फेक्शन दिया जाता है और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो डेवलप हो जाती है और आप उसके अगेंस्ट काम करने लगते हैं। जैसे आपके तीनों साथी जो हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ, उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप हो गई और वो नेगेटिव हो गया, उन्होंने वायरस को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए एक बूस्टर भी दिया जाता है, जो हम इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा जो है ऐसे लोगों का जो रिकवर हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो तकरीबन 500 ही रिकवर हुए हैं, लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे और भी लाखों की तादाद में रिकवर हो गए हैं। तो जो रिकवर्ड लोग हैं, अगर उनका प्लाज्मा जो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके ग्रुप देख लें, ब्लड ग्रुप भी देख लें, उसके अंदर इन्फेक्शन देखे, उसको हम दे सकते हैं और शायद यहाँ पे अप्रूव हो गया, वो दिया जा सकता है। लेकिन वो सीवियर केसेस के लिए तो कुछ ऐसा हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन भी एक आ रही है जो दी जा सकती है, कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दी जा सकती है। दूसरे ये कि लोग अगर अच्छी तरह खाएं पिएं तो उनका कुव्वत मुदाफ़ियत जो बेहतर के हाई प्रोटीन डाइट खाएं, विटामिन सी लें और दूसरी सब्जियां वगैरह खाएं, तो उससे भी उनको विटामिन सी मिल सकता है। तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, आपकी ग़िज़ा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पॉइंट टेकन। डॉक्टर शुहाना साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल अजीज़ खान साहब, आपका भी बहुत। ज़ाहिर है कोरोना वायरस के फैलने का खदशा मौजूद है, आप एहतियात करें, घरों में रहें। खबर आपको दें, गुज़िश्ता रोज़ जौहर स्क्वायर अपार्टमेंट्स में कोरोना का मरीज सामने आने पर अपार्टमेंट की मस्जिद और अपार्टमेंट में कायम दुकानों को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से जानेंगे। जी कफील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है जौहर अपार्टमेंट में? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर चौरंगी पर, और जहाँ ये जौहर स्क्वायर मौजूद है मेरे अक़ब में। और गुज़िश्ता रोज़ यहाँ एक वाक़या जो है वो पेश ही आए थे। कोरोना का एक पेशेंट फ़हीम जिसका नाम बताया जाता है और वो के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम बताया जाता है, उसको कल कोरोना वायरस के जब सिम्टम्स हुए तो फौरी तौर पर यहाँ जो यूनियन के लोग थे वो उसको लेकर जो है वो डाल गए, और उसके बाद जब वो केस पॉजिटिव आया तो उसको एक्सपो सेंटर में एडमिट कर लिया गया। जो यूनियन के यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं लाशारी, उनसे हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक पूरी जो तमाम ब्लॉक्स हैं वहाँ स्प्रे कराया गया है और उसको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। उसकी फैमिली जो है वो खैरपुर में थी और वो यहाँ अकेला रिहाइश पजीर था, कि इलेक्ट्रिक में मुलाजिम था और अभी एक्सपो सेंटर में ज़ेर इलाज है कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद। जी शुक्रिया कफील, आप हमें आगाह कर रहे थे। जाहिर है आप लोग अपने घरों में रहिए, एहतियात कीजिए। एहतियात एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे आप इस वायरस से बच सकते हैं, और बिला ज़रूरत अगर आपको वाकई कोई ऐसी ख़ास काम नहीं है तो घरों से बाहर ना निकलें, बार बार ये अपील की जा रही है। बिल्कुल। और कल हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको खबर दे रहे थे, जहाँ पर ज़मानतों के हवाले से बताया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट समेत पंजाब की दीगर जो माताहत अदालतें हैं वहाँ पर अब ज़मानत के ट्रायल के हवाले से सिलसिला शुरू भी हो गया। वकला
वकला का ये बार बार कहना था कि कम अदालतों में ज़्यादा ज़मानत के ट्रायल की जो चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ दाऊद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ दाऊद से जान लेते हैं। मियाँ दाऊद, वकला ये मुतालबा कर रहे थे, जैसे आपने कल भी बात की आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से, वो भी उनका भी कहना था। आज क्या फिर सूरत हाल रही है कि जिनको ज़मानतें दी जानी थे, कुछ ट्रायल वगैरह का आगाज़ हुआ या फिर आज तारीखें देने का मामला शुरू हुआ? मुदस्सर, सूरत हाल कुछ इस तरह इतनी अप्रिशिएटिंग नहीं है पंजाब की अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कुछ फ़र्क तो पड़ा है, केसेस जो हैं वो टेकअप हुए, लेकिन उनकी तादाद भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। ये बात समझ से बालातर है कि जब सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम सामने आ गए हैं और पहले से भी कानून मौजूद है कि अगर कोई ऐसे मुकदमात हैं जिनमें मुल्ज़मान जो है वो 7 साल से कम सज़ा वाले हैं और उनको कानून के मुताबिक आपने ज़मानत देनी है और लाजमी देनी है, अगर वो किसी हीनियस क्राइम में मुलव्वस नहीं है और उनकी कोई पहले से भी मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने उनको लाजमी ज़मानत देनी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो ज़मानतों की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत ही नहीं की जा रही। आज सिर्फ मैं जैसे बताया कि बिल्कुल मामूली सी तादाद में केसेस जो हैं वो टेकअप हुए हैं और बाकी तमाम केसेस में जो है वो ज़मानत की दरख्वास्तों में जो है वो क्या वजह है? डेट ही आगे डाल दी गई है, जज साहब ने अपनी मर्जी से ही आगे हो रहे हैं। क्या वजह क्या है इसके पीछे? इसकी वजह के बारे में कमेंट करना तो मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, वकला नहीं आ रहे हैं या अमला जो है वो काम करने का वकला आ रहे हैं। देखें, वकला आ रहे हैं। अच्छा, देखें, वकला आ रहे हैं, वकला मौजूद हैं, वकला ने अपने केसेस में पेश होना है, अपनी जमानत अपने क्लाइंट से फीस ली हुई है, उसका केस फिक्स हुआ है, उसकी जमानत है, उसके ऊपर वकला के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि जो जेलों की सूरत हाल है। अब देखिए, अब कल लाहौर की कैंप जेल के अंदर 50 से ज़्यादा तादाद जो है वो क्रॉस कर गई है और वो मरीज़ इन्होंने बाकी सूबे में फैला दिए हैं, हाफिजाबाद की जेल में भेज दिए हैं। तो जिनके मुल्ज़म अंदर हैं उनके लवाहिकीन का प्रेशर है वकला के ऊपर और वकील तो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे से जज साहबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और जो कानून है उसकी रोशनी में वो सीरियसनेस, उस संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे जो इस खसूसी हालात में होनी चाहिए। सबसे मज़ेदार बात जो है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब और जो सीनियर प्यूनी जज हैं मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उन्होंने कोरोना क्राइसिस की कमेटी बनाई हुई है और वो डेली बेसिस के ऊपर सूरत हाल को वाज़ेह मॉनिटर कर रहे हैं। उनको ये बात पॉइंट आउट भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो नीचे एडिशनल सेशन जज साहबान हैं वो ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसले नहीं कर रहे। उनको खारिज करें, आप उसको ज़मानत दें, जो भी फैसला करें, लेकिन आप फैसला तो करें। ये इतनी मायूस कुन सूरत हाल जो है। देखें, हमारे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में जहाँ पूरी खूबियाँ मौजूद हैं ना, वहाँ खामियाँ भी मौजूद हैं। इसी जुडिशल सिस्टम की वजह से हमने माजी में ये बात देखी है कि कैदी अदालत के जेल के अंदर कैद था और वो मर गया, लेकिन बाद में फैसला आया तो वो बरी हो गया। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मियां दाऊद, ये तो मिसालें हैं, लेकिन इस सूरत हाल में जब पेंडेमिक है और अब जब कहा जा रहा है कि तमाम ये जो मर्ज है ये अब कैदियों में भी फैल सकता है, अगर यही सुस्त रवि रहेगी तो उसका नुकसान कितना होगा? उसका नुकसान बड़े मैसिव लेवल के ऊपर होगा और हो रहा है। आपने देखे कि कैंप जेल के अंदर सिर्फ बहुत ही महदूद तादाद में टेस्ट किए गए और उस टेस्ट में से 50 कैदी आपके निकल आए हैं कोरोना के। तो जब आपको कानून इजाजत दे रहा है कि आप 7 साल से कम सजा में जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आते हैं उनको जमानत पर छोड़ दें, तो आप छोड़ दें उस जमानत में। उन कैदियों को आपने रख के क्या करना है, उन मुल्ज़िमों को आपने रख के क्या करना है? और मामूली मुकदमे हैं मुदस्सर, सुमैया मैं आपको बताऊं, मामूली मुकदमे, मसलन फ्रॉड का मुकदमा है, 489F जाली चेक का मुकदमा है, लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं, लेन देन के मुकदमे हैं। आप इन मुकदमात में आपने कैदियों को रख के अंदर क्या करना है? बाद में पता चलेगा इस कैदी को जमानत नहीं मिली, इस वजह से ये अंदर कोरोना की वजह से मर गया। इसको हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को चाहिए कि इसको सीरियस बुनियादों के ऊपर देखें। अगर या तो आप मुकम्मल अदालतें बंद कर दें ताकि सबको पता हो कि ये अदालत के अंदर कोई केस टेकअप होना ही नहीं है, लेकिन अगर आपने लाहौर में 6 एडिशनल सेशन जजेस बैठाए हैं कि वो जमानत की दरख्वास्तों के ऊपर काम करें, तो फिर खुदारा आप उनकी जमानत की दरख्वास्तों के ऊपर कोई फैसले दें।
और आप देखें चीज में आपसे लाहौर हाईकोर्ट वाहद हाईकोर्ट थी, 2-3 जगहों पर है, मतलब है कि मॉल टाउन कचहरी है, कैंट कचहरी का है, जो लाहौर कचहरी का वहाँ सिलसिला है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो दीगर बड़े मुकदमात हैं वहाँ वो चल रहे हैं, ये सारी जगहों पर हैं। तो क्या नए केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है कि ऑलरेडी जो ज़मानत के मामलात हैं, जो इस वक्त जेल के अंदर लोग मौजूद हैं, जो ट्रायल के अंदर हैं, उनके केसेस टेकअप नहीं हो पा रहे हैं? क्या इन दिनों में केसेस की तादाद भी बढ़ी है जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला हुआ? मुदस्सर, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। हुआ ये है कि मुतालबा ये नहीं किया जा रहा सोसाइटी की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, वकला की तरफ से और जनरल पब्लिक की तरफ से कि आप नए केसेस पे फैसले करें। जो ज़मानत की दरख्वास्तें पेंडिंग है ना, आप उन पर फैसले कर दें, ये इतना सा मुतालबा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। देखें, हमारी लाहौर हाई कोर्ट में बड़े बड़े मतलब ज़हीन और काबिल किस्म के जजेज़ हैं, और हमारे मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब, और जो सीनियर प्यूनी है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा कानूनी तौर के ऊपर हल निकाला था। और उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह और सिंध हाई कोर्ट की तरह नहीं किया, उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए सुपरिटेंडेंट जेल्स को 26 मार्च को ये हदायत दे दी कि आप जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी जमानत की दरखास्तें फौरी तौर पर भिजवाएं मुतल्लिका अदालतों को, वो जहां जहां भी पेंडिंग है उनके ऊपर फैसले करें और उन कैदियों को रिलीज करवाएं। लेकिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो इस चीज को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल और सीरियस लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो इसके नताइज बड़े खतरनाक होंगे। मियां दाऊद, बहुत शुक्रिया, और मिशन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन न्यूज़ ब्रेक हमें शामिल करना है। वापस आएंगे तो मजीद मेहमान होंगे और मजीद डिस्कशन जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।